फ्रेंड्स, विजन एचसीएस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का टॉपिक रहेगा कोरोना। कोरोना जो है एक बहुत ही संक्रमण, बहुत ही तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है। जो कोरोना है इसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, लेकिन इसकी रोकथाम काफ़ी हुई है। डेक्सामेथासोन जो टैबलेट है इसके रोकने में बहुत ही सहायक हुई है, जिसका यूज़ फ्रांस देश के अंदर किया गया। और इस टैबलेट का यूज़ करने से फ्रांस देश के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो डेथ में कमी हुई है। तो कोरोना जिस समय इंडिया के अंदर फैला तो 200 के आसपास केसेस थे, उस समय लॉकडाउन था, अच्छे से लोगों ने कोऑपरेट किया। लेकिन अब 4 से 5 महीने का टाइम हो चुका है कोरोना का चलते, तभी तक अभी लोगों के पास जो मनी स्टॉक था, उनके पास बैंक में था या कहीं पे भी घर पे रखा हुआ था, वो यूज़ कर चुके हैं। अब लास्टली क्या होगा, वो घरों से बाहर ही निकलेंगे, या तो भूखे मरेंगे या फिर घर से बाहर निकलेंगे कमाने के लिए। एक हर रोज़ कमाने वाला बंदा, हर रोज़ खाने वाला बंदा क्या करेगा? सुबह निकलेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखिए, इसका फ़ायदा उठाया है तबलीगी लोगों ने, कि तबलीगी लोगों, देखिए कोरोना जो फैला है वो हमारी प्रशासनिक सिस्टम और नेताओं के गलत डिसीजन से फैला है। तबलीगी जो दिल्ली के अंदर इकट्ठे हुए थे, जुमे की नमाज़ अदा करने के लिए इकट्ठे हुए थे। अच्छी बात है, जुम्मे की नमाज़ अदा कीजिए, लेकिन उनका टारगेट कुछ और था। उनका टारगेट था पूरे इंडिया भर में कोरोना फैलाना, और उनका ना कोई मज़हब है, ना कोई धर्म है, ना कोई टारगेट है। उनका एक ही मज़हब है, एक ही धर्म है, एक ही टारगेट है, और वो है तबाही। तबलीगी का टारगेट तबाही, चाहे उसके अंदर हिंदू लोग या मुस्लिम लोग या सिख लोग, किसी पे भी उनका प्रभाव पड़े, उनको उनसे कोई मतलब नहीं है। अब जब केजरीवाल सर को पता था दिल्ली के अंदर तबलीगी कंट्रोल नहीं हो पाएंगे पुलिस से, तो वहाँ पे वो सेना शासन प्रशासन से अप्रोच करके जो है वहाँ पे आर्मी जो है वो डाल सकते थे, आर्मी की ड्यूटी लगा सकते थे। लेकिन वहाँ पे उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनकी छोटी सी मिस्टेक के कारण पूरे देश को ये खामी भुगतना पड़ा। तीसरा पॉइंट है बांद्रा रेलवे स्टेशन। मुंबई के अंदर बांद्रा रेलवे स्टेशन पे काफ़ी लोग इकट्ठे हुए, वहाँ के किसी नेता द्वारा ये बोलने पर कि ट्रेनें स्टार्ट हो गई हैं, आप सभी घर जा सकते हो, तो वहाँ पे काफ़ी मात्रा में लोग इकट्ठे हुए हैं, तो भी कोरोना फैला है। चौथा जो पॉइंट है, अमित शाह द्वारा बिहार के अंदर रैली। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह के द्वारा जो है हमारे बिहार के अंदर रैली किया गया, वहाँ पे भी कोरोना फैला है। ठीक है, फिर केजरीवाल सर जो है हमारे दिल्ली के अंदर, उन्होंने बस सेवा शुरू की थी। यूपी के अंदर भाई चाहिए जो भी दिल्ली के अंदर रहते हैं, तो बस में भी इकट्ठे लोग हुए हैं, तो सोशल डिस्टेंस कहाँ पे रह गया? सोशल डिस्टेंस तो वहाँ पे रहा ही नहीं है, तो उसके चलते भी कोरोना काफ़ी मात्रा में इंडिया के अंदर फैला है। तो इसके कोरोना के चलते जो है इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा शारीरिक और जो आर्थिक हानि हुई है। तो अब हम बात करते हैं कि इस कोरोना के टाइम में गवर्नमेंट ने क्या क्या अपना फ़ायदे जो है उठाए हैं। नंबर 1, बंधुआ मजदूरी एक्ट। बंधुआ मजदूरी एक्ट दोबारा से लागू कर दिया गया है, जो पहले समाप्त कर दिया गया था, दोबारा से लागू कर दिया गया है। बंधुआ मजदूरी एक्ट के अंदर क्या होता है कि जो फैक्ट्री मालिक है वो अपनी मर्जी से मजदूर से काम करा सकता है, अपनी मर्जी से उनके घंटे फिक्स कर सकता है, कोई भी उसमें इंटरफेयर गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। और लेबर एक्ट नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, लेबर एक्ट अमेंडमेंट। अभी 2020 में लेबर एक्ट अमेंडमेंट में चेंज किया गया है। उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी में, किसी फर्म में, कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, अगर उसको सैलरी नहीं मिलती है, तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या लेबर कोर्ट में जो है, मेनली तो लेबर कोर्ट ही है, लेबर कोर्ट में उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकता। और यहाँ तक कि लेबर इंस्पेक्टर, जिसकी ड्यूटी है, जिसका कार्य है ये करने का, लेबर इंस्पेक्टर किसी भी कंपनी में जाकर के 1000 दिन तक यानी 3 साल तक कोई भी चेकिंग या मुआयना नहीं कर सकता, चाहे कंपनी मालिक अपने वर्करों को सैलरी दे ना दे, उनकी जो कंपनी के अंदर सुरक्षा मुहैया वो कराए ना कराए। 18 साल से कम उम्र के बच्चे को फैक्ट्री में काम करा रहा है नहीं करा रहा है, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। बस लेबर इंस्पेक्टर जाके वहाँ जांच नहीं करेगा और उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेगा। तो जैसे बंधुआ मजदूरी और लेबर एक्ट की हम बात करें, ये मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के परमिशन तो के बगैर तो लागू नहीं हुए। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो हम पढ़ते हैं बुक्स के अंदर कि हमारी जो न्यायपालिका है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, वो एक स्वतंत्र है बिल्कुल, और वो किसी भी अंडर प्रेशर में ना रह कर कोई डिसीजन नहीं लेता, वो बिल्कुल फ्री रह करके अपने निर्णय लेता है। तो संविधान का आर्टिकल 124 यानी आर्टिकल 124 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट वो कोई भी कानून पास नहीं करेगा जिससे कि उस देश के अंदर रहने वाली पब्लिक
का नुकसान हो, देश के अंदर रहने वाले नागरिकों के हित में ना हो कानून, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी भी कानून को जो है पास नहीं करेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा होते हुए भी ये कानून पास किया है, तो यानी कहीं ना कहीं हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी अंडर प्रेशर है, वो भी फ्री रहकर काम नहीं कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का अंडर प्रेशर होने का मतलब है हमारा लोकतंत्र को खतरा, क्योंकि अगर इसी तरीके से मनमाने तरीके से जो है ये कानून अगर सरकार द्वारा पास कराए गए और सुप्रीम कोर्ट इसी तरीके से कानून पास करता रहा, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि लोकतंत्र खत्म होकर के इंडिया के अंदर राजतंत्र शुरू हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले सुर्खियों में आया था सरकार द्वारा कि भाई आरटीआई को ख़त्म कर दिया जाए। तो आरटीआई को क्यों ख़त्म कर दिया जाए? हालांकि आरटीआई को जो है बीजेपी के समय में 2005 में ही शुरू किया गया था, अब क्यों इसे ख़त्म कर दिया जाए? 12 अक्टूबर 2005 में आरटीआई को शुरू किया गया था इंडिया के अंदर, फिर इसे क्यों ख़त्म करने की डिमांड की जा रही थी अब? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया। सबसे अतरज वाली बात तो यह है कि प्रेस, जिसे चौथा स्तंभ बोला जाता है भारत के अंदर, वो भी कोई एक्टिविटी नहीं कर रही है, वो भी कोई अपने दिमाग का यूज़ करके अपने विवेक से कोई भी डिसीजन नहीं ले रही है। जो भी न्यूज़ आ रही है अपना दिखा रहे हैं टीवी पे, क्योंकि उनको भी वही चैनल चलाना है, उनको अपना चैनल जो है वो फेमस रखना है। तो यहाँ पे विपक्ष है, जो विपक्ष यानी कि मैं कांग्रेस की बात करूं, क्योंकि सबसे बड़ा विपक्ष दल तो आजकल कांग्रेस ही है। कांग्रेस भी आज इस समय बिल्कुल शांत स्वभाव से बैठा, बिल्कुल भीगी बिल्ली बने हुए बैठा है। और दबाव समूह जो है वो तो नज़र ही नहीं आ रहे हैं। दबाव समूह जो सत्ता में जो पार्टी है उसके ऊपर दबाव बनाती है कि हाँ ये रूल रेगुलेशन गलत है, ये कानून गलत है, इस तरीके से आप काम कीजिए, सरकार के ऊपर ठीक कार्य करने के लिए दबाव बनाती है। तो वो दबाव समूह भी कहीं नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि वो दबाव समूह या तो ख़त्म कर दिए गए हैं या किसी न किसी पार्टी के अंदर उनको मर्ज कर दिया गया है। तो यहाँ पे मेरे तरीके से लोगों को सोचना चाहिए, यंग जनरेशन को सोचना चाहिए, ना बीजेपी की तरफ ध्यान दिया जाए ना कांग्रेस की तरफ ध्यान दिया जाए। ध्यान दिया जाए उस नेता की तरफ जो सिर्फ पब्लिक का हित सोचे। अगर ऐसा कोई नेता नहीं है तो सैन्य शासन लागू कर देना चाहिए इंडिया के अंदर, सैन्य शासन। अच्छा, नेक्स्ट देखिए गवर्नमेंट द्वारा किया गया कार्य। जो गवर्नमेंट द्वारा किया गया कार्य इस कोरोना टाइम में, रेलवे डिपार्टमेंट का निजीकरण हो रहा है। तेजस ट्रेन का नाम सुना होगा आपने, वो चलाई है। बताया गया कि उसे टाइम पे पहुंचती है, इसमें ये सुविधाएं हैं वो सुविधाएं हैं। जब तेजस ट्रेन इसी रेलवे डिपार्टमेंट इसी मंत्रिमंडल के रहते हुए टाइम पे आ सकती है, वो सुविधाएं दे सकती हैं, तो और ट्रेन क्यों नहीं, तेजस ही क्यों? और इसके चलते रेलवे डिपार्टमेंट का निजीकरण करने के लिए भी कहा जा रहा है। और रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर जो वर्कर हैं उनका जो सैलरी है वो भी कम करने के लिए बोला जा रहा है। और MTNL BSNL जो गवर्नमेंट कंपनियां थी टेलीफोन की, उनका भी निजीकरण कर, उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया एक तरीके से, मतलब ना के बराबर रह गई हैं वो। और बिजली डिपार्टमेंट जो वो भी प्राइवेट कर लिया जा रहा है। और एजुकेशन सिस्टम तो बिल्कुल ही फिनिश ही हो चुका है। आर्थिक रूप से सारे रूप से जो भारत की जनता एकदम कमज़ोर हो गई है। नेक्स्ट बात करें हम किसान की। जो कृषक हैं खेती करते हैं, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है वो खेती ही है। किसान काम करता है, अनाज उगाता है और सरकार के जरिए शहरों तक अनाज पहुंचाता है। ठीक है, मानते हैं हम सरकार ने जो है अलग अलग आविष्कार किए, नई नई टेक्नोलॉजी डिस्कवरी कर लिया, खोज की है। लेकिन कितनी भी खोज कर ले सरकार, उनसे सब कुछ कर सकती है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक कंप्यूटर के अंदर से वो अनाज नहीं उगा सकते। एक अनाज केवल एक किसान ही खेत के अंदर उगा सकता है। और अगर किसान अनाज ना उगा पाया तो शहर के अंदर बैठे लोग, पार्लियामेंट के अंदर बैठे हमारे मिनिस्टर जी, उनको चावल या गेहूं की रोटी या सब्जी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो सब टेक्नोलॉजी से नहीं हो पाएगा, वो सिर्फ एक किसान ही उगा सकता है। और किसान जो है वो ऋण के बोझ के नीचे दबा हुआ है। इसके चलते किसान काफ़ी मात्रा में सुसाइड भी करते हैं। और खाद की मैं बात करूं, हरियाणा के अंदर खाद का कुछ और रेट है, हरियाणा के अंदर कुछ और रेट है, राजस्थान के अंदर कुछ और रेट है, दिल्ली के अंदर कुछ और रेट है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट, स्टेट छोड़िए, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग रेट।
हरियाणा की मैं बात करूँ, पानीपत के अंदर कुछ और रेट है, पंचकुला के अंदर कुछ और रेट है, यमुनानगर के अंदर कुछ और रेट है। यानी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग रेट, खाद एक ही है, लेकिन जब आती है बात फसल तैयार होने के बाद फसल को मार्केट में ले जाने की, तो गवर्नमेंट सिर्फ एक ही रेट निकालती है और उस एक ही रेट पर किसान को मजबूरीवश अपना अनाज या धान देना होता है। जब खाद के लिए एक ही स्टेट के अंदर अलग अलग रेट हैं, तो किसान के लिए पूरे हरियाणा के अंदर अनाज बेचने के लिए अलग अलग रेट क्यों नहीं है अलग अलग मंडी में? आई थिंक अलाउद्दीन खिलजी अगर इस टाइम पे होते, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय का अगर हम शासनकाल देखें, तो वहाँ पे पूरे मार्केट के अंदर एक ही रेट होता था। ऐसा शासक आज के समय में इंडिया के अंदर चाहिए। अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब्स की, काफ़ी मात्रा में गवर्नमेंट जॉब्स खाली हैं। टीचर के भी 5000 से ज़्यादा वैकेंसीज हरियाणा के अंदर खाली हैं। एस्टेट का एग्ज़ाम पास कर चुके हैं बच्चे काफ़ी मात्रा में, 500 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये ये फीस दे करके उन्होंने एस्टेट की परीक्षा पास की है और काफ़ी समय से वो वेट कर रहे हैं कि वैकेंसी निकले। वैकेंसी खाली पड़ी है, अभी तक वैकेंसी कोई नहीं भरी गई है। टीचर की, जेबीटी टीचर की बात करूँ तो 8 साल हो गए इस गवर्नमेंट को चलते हुए, अभी तक कोई भी जेबीटी टीचर की जो वैकेंसी है परमानेंट तरीके से नहीं भरी गई है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लग रही है, कोई डीसी रेट पे लग रहे हैं, इस तरीके से चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका एमएलए एमपीज़ की जो सैलरी है 200% बढ़ा दी गई है, जबकि एक आर्मी के जवान की सैलरी वही है। एमएलए एमपीज़ की जो पेंशन है, रिटायरमेंट होने के बाद उनको पेंशन दी जा रही है, लेकिन अदर डिपार्टमेंट्स के अंदर पेंशन नहीं है, पेंशन ख़त्म कर दी गई है। ऐसा क्यों? आज अगर हम एमएलए एमपीज़ की बात करें, उनको सैलरी लाखों में मिलती है, महीने की सैलरी लाखों में मिलती है, और पेंशन उनको रिटायरमेंट होने के बाद मिलती है। लेकिन सरकारी नौकरी में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको पेंशन क्यों नहीं? समानता का अधिकार तो है ना, कहाँ है समानता का अधिकार? तो होनी चाहिए यहाँ पे पेंशन। इस पेंशन को टॉपिक को लेकर विपक्ष भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि विपक्ष के अंदर भी ऐसे कुछ नेता हैं जो नेता रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, क्योंकि उनको भी तो पेंशन वही मिल रही है ना जो आज सत्ता में रहने वाले बीजेपी के जो अपने एमएलए एमपीज़ हैं उनको जो सैलरी मिल रही है, रिटायरमेंट होने के बाद जो उनको पेंशन मिल रही है, तो वो सभी पे लागू है। यानी कांग्रेस का भी हो या बीजेपी का हो या किसी और पार्टी का हो, जो मिनिस्टर रह चुका है, रिटायरमेंट हो चुका है, प्रधानमंत्री, सीएम, राष्ट्रपति, एमपी रह चुका है, उन सभी को सैलरी मिलेगी। इसलिए विपक्ष नहीं बोल रहा है। तो अब ये तो इंडिया की यंग जनरेशन को देखना है। अब की बार जो वोट होगा, वोटिंग होगा, इलेक्शन होगा, उनको किसको वोट डालना है। एक नोटा बटन है, उसका कितना % यूज़ होता है, और कोशिश कीजिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को जागरूक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।